स्टडी IQ की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है एमएसपी और संबंधित मुद्दे। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के कृषि व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 11 दिसंबर 2021 का दिन एक ऐसा दिन था जब ऐतिहासिक किसान आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया गया। यह आंदोलन सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध शुरू हुआ था और हमें उम्मीद है कि आप इन तीनों कृषि कानूनों से तो वाकिफ होंगे ही। 378 दिनों तक चला यह आंदोलन, जिसने 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद पहली बार कृषि क्षेत्र को नीति निर्धारण, संसदीय बहस, राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीतियों के केंद्र में ला खड़ा किया था। और इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। दरअसल किसानों का कहना था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। लिहाजा किसान आंदोलन जिन शर्तों पर खत्म हुआ उनमें एक प्रमुख शर्त थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक एमएसपी को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले करीब 3 दशकों में कृषि और ग्रामीण भारत में जो दिक्कतें बढ़ती गईं, उसके खिलाफ देश के किसानों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा खेती से लगातार कम होती आमदनी और आय के दूसरे विकल्पों का न होना, जिसकी वजह से कामकाज के दूसरे विकल्पों के मुकाबले खेती किसानी की हालत लगातार कमजोर हो रही है। बहरहाल एमएसपी ही एक जरिया बचता है जो किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिला सकता है। लेकिन ये भी सच है कि एमएसपी का फायदा सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए? तो चलिए आज के इस ऑडिटोरियल में समझेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। साथ ही समझेंगे कि एमएसपी की गणना किस आधार पर की जाती है और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना कितना जरूरी है। आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य और इससे संबंधित मुद्दों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक तरह से गारंटी मूल्य होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल को खरीदेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए किसी वजह से बाजार में फसल का मूल्य सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे चला जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीद लेगी। इस तरह यह किसानों को फसल की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सरकार द्वारा धान की फसल के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित की गई है, लेकिन बिक्री के वक्त फसल की कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल होती है। तो ऐसे में अगर किसान चाहें तो वे अपनी पूरी फसल एमएसपी पर सरकार को बेच सकते हैं। इस तरह एमएसपी भारत सरकार द्वारा बम्पर उत्पादन के दौरान कीमतों में अत्यधिक गिरावट के खिलाफ किसानों की रक्षा के लिए तय की गई कीमत है। ये सरकार की ओर से उनकी उपज के लिए गारंटी मूल्य है। इसका प्रमुख मकसद किसानों को संकट के वक्त बिक्री से बचाने में सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सरकार एमएसपी की गणना किस आधार पर करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 1966 और 67 में पेश किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP साल में 2 बार फसलों की बुआई के वक्त 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP की सिफारिश करता है। बाद में केंद्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर एमएसपी घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल होती हैं। इन फसलों में 7 तरह के अनाज की फसल शामिल होती है, जैसे कि धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। 5 तरह की दालें शामिल होती हैं, जैसे कि चना, अरहर या तूर दाल, मूंग, उड़द और मसूर। जबकि 8 तरह की तिलहन की फसलें शामिल हैं, जैसे कि मूंगफली, रेपसीड, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज और नाइजर सीड। इनके अलावा कच्चा कपास, कच्चा जूट, कोपरा और छिलका रहित नारियल भी शामिल होता है, जबकि गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। बता दें कि तोरिया का
एमएसपी रेबसीड सरसों के एमएसपी के आधार पर, जबकि छिलके रहित नारियल का एमएसपी कोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। दरअसल एमएसपी तय करते वक्त सीएसीपी कुछ जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि उत्पादन की कीमत, इनपुट कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य समानता, बाजार कीमतों का रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की स्थिति, भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों के बीच समानता। तो इन फैक्टर्स के आधार पर सीएसीपी पूरे देश में सभी जिलों और राज्यों से माइक्रो लेवल पर डेटा को एनालिसिस करके एमएसपी की सिफारिश करता है। लेकिन इससे पहले सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर 3 तरह की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। ये हैं A2+FL और C2। A2 के अंतर्गत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, लेबर, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी भुगतान शामिल हैं। वहीं A2+FL के अंतर्गत A2 कीमतें और किसानों के पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है, जबकि C2 जो कि उत्पादन की वास्तविक लागत होती है, क्योंकि इसमें A2+FL दर के अलावा किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी के किराए और ब्याज को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसे व्यापक लागत भी कहा जाता है। आपको बता दें कि एमएसपी निर्धारित करने के लिए सीएसीपी C2 और A2+FL दोनों लागतों पर विचार करता है, लेकिन रिटर्न के लिए A2+FL फॉर्मूला को ही ध्यान में रखा जाता है। यही वजह है कि किसान संगठनों द्वारा मांग की जाती है कि एमएसपी का निर्धारण C2 लागतों पर होना चाहिए और एमएसपी C2 लागतों का 1.5 गुना होना चाहिए। हालांकि सरकार ने 2018 के बजट में ये घोषणा की थी कि वो किसानों को उनकी फसल की कीमतों का 1.5 गुना एमएसपी प्रदान करेगी और इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन A2+FL कीमतों पर। लिहाजा समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने C2 लागतों का 1.5 गुना एमएसपी की सिफारिश की थी, न कि A2+FL कीमतों पर। और इस तरह किसान आज भी सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। बहरहाल वक्त वक्त पर कुछ किसान और किसान संगठन आंदोलन करते रहे हैं और C2 प्रणाली के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी जैसी मांगे करते रहे हैं, क्योंकि एमएसपी के निर्धारण में उत्पादन लागत महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो असल में एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में किसानों के द्वारा बार बार एक ही मांग की जाती है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और किसानों के पास एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना क्यों जरूरी है। देश की लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। फिलहाल ये रोजगार और आजीविका का सबसे बड़ा सोर्स है। 2019 की नाबार्ड रिपोर्ट के मुताबिक एक किसान परिवार पर कर्ज का बोझ औसतन 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ये तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को 3.36 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही हैं। जाहिर है किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य है जो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि एमएसपी कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। हालांकि इसके आकलन में लाभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये फसल का न्यूनतम मूल्य है। अगर किसान को यह भी नहीं मिला तो वो कर्ज में डूब जाएगा। देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के 94% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी के लाभ से वंचित हैं, और ये वो किसान हैं जो पहले से ही गरीब और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। तो जिन किसानों के लिए एमएसपी को लाया गया था उन्हें ही इसके लाभ से वंचित रखा जा रहा है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस एमएसपी का? इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। इन सब के अलावा प्राकृतिक आपदाएं और मार्केट फोर्स किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन खेती की समस्या को और भी बढ़ा रहा है। लिहाजा किसानों को मौसम और मार्केट फोर्स की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए। इसके अलावा कृषि के प्रति दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन जरूरी हो गया है। सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि किसान केवल फसल की उत्पादकता बढ़ाने का एक माध्यम या मशीन नहीं है, बल्कि वो भी इंसान है
जो आधुनिक दुनिया की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये उनका मौलिक अधिकार भी है। इसीलिए हमारे देश की कृषि नीति न केवल उत्पादन केंद्रित बल्कि किसान केंद्रित भी होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का भार केवल किसानों पर ही नहीं डाला जा सकता। दरअसल समस्या ये नहीं है कि किसानों के द्वारा उनकी उपज को अत्यधिक दरों पर बेचा जा रहा है, लेकिन समस्या की जड़ कुछ और है। अक्सर जब किसान अपनी उपज कम कीमत पर बेचते हैं, तब भी उपभोक्ता उन्हें अत्यधिक दरों पर ही खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर किसानों को टमाटर की फसल के लिए अभी भी लगभग 4 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है, जबकि उपभोक्ताओं को ये 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है। और इसका फायदा किसानों को तो मिल नहीं रहा, तो फिर इसका फायदा कौन ले जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है बिचौलिए। बहरहाल बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 17 से 18% है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। और चूंकि कृषि आय घरेलू खपत को बढ़ाती है, तो ऐसे में अगर कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी दूसरे व्यवसाय को इतने सारे अप्रत्याशित फैक्टर्स और जोखिमों से नहीं जूझना पड़ता जितना कि कृषि को जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान अपनी आय के बारे में हमेशा अनिश्चित और आशंकित रहते हैं। लिहाजा एमएसपी किसानों को कर्ज और दिवालिया होने से बचा सकता है। इसलिए इसे कानूनी गारंटी से सुरक्षित करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और चलिए अब अंत में इस विषय से जुड़ा एक सवाल नोट कर लेते हैं। क्या एमएसपी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है? एमएसपी को कानूनी गारंटी देना किसानों के लिए कितना जरूरी है? समीक्षा कीजिए। उम्मीद है कि ये पूरा विषय आपकी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा।